हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में से सेट 5 को। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि 225 को किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडन करके लिख सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। 225 इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे तो ये जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 3 से ही कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 225 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इस तरह से हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, 130 और 420 का HCF 10 दिया है तो 130 और 420 का LCM क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले गुना कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर लेते हैं, यानी कि 130 और एक संख्या दिया हुआ है 420 और इसका जो है HCF आपको दिया हुआ है 10। तो जैसे ही दोनों संख्याओं के गुणनफल को HCF से भाग देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 420 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 42 इंटू 13 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूने 6, 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 42 है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6, 4, 5 और यहाँ पे 1 शून्य, क्योंकि 1 शून्य यहाँ पे था। तो 5460, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5460। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, HCF A और 8 का HCF 4 है और A और 8 का LCM 24 है, तो A का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF 4 दिया हुआ है और LCM 24 दिया हुआ है। ये दोनों का गुणनफल जितना होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही, यानी कि A इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 से 24 जो है कट जा रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और इधर A है, तो A का मान कितना हो गया 12, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है। ठीक है, तो यह संख्या निम्न में से क्या हो सकता है। सम संख्या नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। किसी भी सम संख्या में 4q एक सम संख्या है जिसमें एक जोड़ दिया गया तो ये विषम हो जाता है। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गया। इसके बाद वाले प्रश्न को, द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल जो है वो उसका फॉर्मूला है c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू 2 दिया हुआ है और a का वैल्यू 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या है। इस प्रश्न के लिए आपको बताया गया है कि फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रख देना है आपको अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का मान। तो x² को x² ही लिखेंगे, माइनस शून्यकों का योग आपका दिया हुआ 3, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है गुणनफल -2, तो प्लस माइनस -2 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि x² - 3x - 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, x² - 3x - 2 = 0 हो जाएगा। ओके, अब देख लेंगे इसके बाद वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 को, किसी बहुपद p(x) के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये x एक्सिस को 1 बार 2 बार 3 बार काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। जिस ऑप्शन में 3 होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। समीकरण युग्म 2x + 3y
+4 इज इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसका हल अद्वितीय होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा या दो हल होगा। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे। तो a1/a2 पहले निकाल लेते हैं, a1/a2, फिर b1/b2, फिर c1/c2, फिर हम इसको बता पाएंगे कि इसके हल क्या और कैसे होंगे। तो जब हम a1/a2 निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 2/4। जब b1/b2 निकालते हैं तो हो जाएगा 3/-5, और जब c1/c2 निकालते हो तो 4/6। अब हम देखें a1/a2 और b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। समीकरण युग्म y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। एक हल है, दो हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके कितने हल होंगे। तो सबसे पहले एक कार्तीय तल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है आपको। ये हो गया x एक्सिस, x डेक्स, ये हो गया y डेस्ट यानी कि y एक्सिस। इसके बाद आपको देखना है कि y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा। तो x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 कहा जाता है। एक ये हो गया, और दूसरा y इक्वल टू -5। तो y इक्वल टू -5 यहाँ पे हो सकता है। तो ये दोनों जो रेखा है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5, ये समांतर रेखा है, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, समांतर है, प्रतिच्छेदी हैं, क्या है करना है। तो सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में था वैसे ही करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे a1/a2 का, तो 6/3 आ जाएगा। दूसरा b1/b2 यानी कि -2/-1 हो जाएगा। c1/c2 तो 9/12 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका वैल्यू जो है 2 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 2 आ रहा है, और इसका वैल्यू 3/4 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट का दोनों बराबर है लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं है। इस स्थिति में समांतर होता है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे इसके बाद वाले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। यदि x प्लस 3y बराबर 5 है और 2x माइनस वाई बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है उसको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 तिया 6x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दीजिए, तो x प्लस 3y बराबर 5 हो जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और इधर पे क्या हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 14/7 यानी कि 2। x का मान 2 आ गया, आपको x का मान ही निकालना था, इसीलिए c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का हल है तो k का मान क्या होगा। चूंकि x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका हल है, इसीलिए इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 गुना x का मान 2 रख देंगे, प्लस y मतलब 3 रख देंगे, बराबर k आ जाएगा। तो 2 गुना 2 4, 4 प्लस 3 7, तो k का मान क्या हो जा रहा है 7। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेंगे। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, इसका हल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा। तो x का मान आपको मिल जाएगा 9। जब x का मान 9 रख देंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, तो y का मान आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का मान 9, y का मान 7, x का मान 9, y का मान 7। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से क्या। द्विघात नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि 2 घात इसमें होता है द्विघात में। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का मूल कैसा होगा। तो मूल की प्रकृति जानने के लिए आपको d निकालना पड़ता है, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। b का मान यहाँ पे -6 है,
तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू भी 1 ही है। तो 6 चौक 36 माइनस 4 गुना 1 गुना 1 4 होगा, यानी कि 36 माइनस 4 बराबर 32। 32 जो है वो 0 से बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो है वो वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आपको पता होगा कि मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b/a फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर निकालेंगे। माइनस का माइनस लिखे, b यहाँ पे क्या है तो x का गुणांक 3 और a क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो -3/1 क्या हो जाएगा -3। तो -3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर मतलब डी मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे रख दीजिए, b का वैल्यू क्या है तो -6 है, यहाँ पे लिख लेंगे -4 इंटू ए का एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको a कहा जाता है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, माइनस 4 गुना 1 गुना 3 तो 4 तिया 12। जब 36 में 12 को माइनस करेंगे तो 24। अब देख लीजिए 24 कहाँ पे है, तो जहाँ पे 24 होगा वही करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक में 3 है, एक में 12 है, एक में 18 है और एक में 4 है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे b का मान जो है -6 है, करेक्ट है। फिर -4ac होता है फॉर्मूला, a का मान 1 लिए हैं, ठीक है, और c का मान 3 है, वो भी सही है। तो 4 तिया 12, 36 में से 12 को माइनस करें तो कितना आ गया 24। 36 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा। यस, 24 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए कुछ ऑप्शन इसका टिक नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब d का मान 0 से छोटा होता है। अब d मतलब क्या होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। अब मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब b का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान k है बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 - 4k बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 के बराबर 4, यानी कि k बराबर 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल प्राप्त करें। तो मूल प्राप्त करने के लिए आप जो द्विघाती सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, गुणनखंडन का भी। चलिए गुणनखंडन से ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करना है, बीच वाले टर्म को आपको तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। यहाँ पे x को तोड़ दिए दो पार्ट में, -3x प्लस 2x कर दिए, -6 का -6 रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये x - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x - 3 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको x - 3 और यहाँ x + 2 मिल जाएगा, ठीक है, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जा रहा है, x - 3 में x का मान 3 हो जाएगा और x + 2 में x का मान -2, यानी कि 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2 आपका ऑप्शन सी में है। तो 20 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रथम पद a और सार्व अंतर d वाला एक AP का nवां पद है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है कि an का फॉर्मूला क्या होगा, nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। AP 10 7 4 का 30वां पद क्या है। तो 30वां पद कैसे निकालते हैं, यही जो फॉर्मूला अभी हमने टिक किया था वही है।
ए एन वही फार्मूला आपको लगा देना है, A30 बराबर A प्लस n माइनस 1, तो A इसका 10 है प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 माइनस 10 कर दीजिए तो डी का मान आ जाएगा यानी कि -3। ठीक है, -3 से गुना कर देंगे इसको तो कितना हो गया 10 प्लस 29 गुना -3। ठीक है, तो 29 गुना -3 -87 में 10 जोड़ देना है -77 हो जाएगा। ठीक है, तो -77 जो है ऑप्शन सी इसका है, तो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को। 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? तो चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे n का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि an दिया हुआ है, an कितना है तो 27 है, तो 27 बराबर a प्लस n माइनस 1, a का वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है n का वैल्यू, इंटू डी, डी तो पता है 7 में 5 गया तो 2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22, और 22 बराबर n माइनस 1, 22 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो गया। 22 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11, 11 बराबर n माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का जो है 12 हो जाएगा, 12 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग आपको निकालना है प्रथम 15 विषम संख्याओं का। तो फर्स्ट विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, इस तरह से जो है आगे बढ़ता ये जाएगा। तो चलिए Sn निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में आपको रख देना है वैल्यू को। तो n/2, n यहाँ पे 15 पदों का बोला है तो 15 हो जाएगा, तो 15/2 2a। अब a यहाँ पे 1 है तो 2a हो जाएगा 2 प्लस n-1, n का वैल्यू 15 है, 15 में 1 घटा है तो 14 गुना d, तो d का वैल्यू कितना है? तो देखिए इसमें 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो चलिए 14 गुना 2 28 प्लस 2 30 हो गया ये, तो 30 15/2 गुना 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 से ये कट जाएगा तो 15 गुना 15 225। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 225 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है। ये आप लोगों को पता है, देख लीजिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, देख लीजिए इस भुजा के समांतर एक रेखा हमने खींचा जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, समान अनुपात में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय है। आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होते हैं? तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा जो है वो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। संगत भुजा जो है समानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है? तो ये जो है वो ASA हो जाएगा। ठीक है, SSS है, SAS है और AAA भी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे। एक समलंब ABCD जिसमें ABCD के पैरेलल है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD। ठीक है, यानी कि CD जो है यहाँ पे छोटा है। तो चलिए AB ये ले लिए, इस तरह से आप इसको बना दीजिए ABCD। अब ये इसके विकर्ण यहाँ पे जो है O में टच करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दो त्रिभुजों AOB, यहाँ पे AOB ये वाला जो त्रिभुज है AOB और COD, तो COD ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि AB जो है CD से डबल है, तो ये अगर 1 हो तो ये 2 हो जाएगा भुजा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज जो है एक दूसरे का समरूप है, तो ये दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा यानी कि AOB बटे त्रिभुज COD का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का, इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB इसकी भुजा है
और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CD है, ठीक है, का होल स्क्वायर के बराबर इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2CD, तो ऊपर रखेंगे 2CD और नीचे भी CD और इसका होल स्क्वायर है, तो CD CD से कैंसिल हो गया, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/1, यानी कि 4:1 आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। तो 4:1 इसका हम टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगता है इसमें, और ये कब लगता है, जब समकोण त्रिभुज हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 और 12 हो तो कर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार जो है 5 दिया हुआ है और लंब 12 दिया है, तो आपको बताना है कि कर्ण कितना होगा, ठीक है। आधार 5 दिया हुआ है और लंब 12 दिया हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर निकाले, 5 का स्क्वायर निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 हो जाएगा, तो √169 यानी कि 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु सी लिखा हुआ है, स्थित, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वृत्त, वृत्त के केंद्र से, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, इसके केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु, तो ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु, तो ये बिंदु इसको मिलाता है, कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है, तो ये जो बिंदु है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु, अगर इसको मिलाएंगे तो बड़ा होगा, ये उससे छोटा, लेकिन सबसे छोटा कब होगा, जब इसको स्पर्श बिंदु के साथ केंद्र को मिलाते हैं तब, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री का बनाती है, यानी कि वो इस पर लंब है, और लंब ही होता है न्यूनतम दूरी। तो ये चीज़ जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो कहाँ बनता है, स्पर्श बिंदु पर बनता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 33 वृत्त के व्यास के, एक मिनट इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, वृत्त के व्यास के शिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, में क्या संबंध है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई है, ये एक जो है व्यास हो गया, और व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई है स्पर्श रेखा, क्या रिलेशन होती है ये बताना है। तो देखिए क्या रिलेशन है दोनों में, दोनों एक दूसरे का समांतर है, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये समांतर होती है। ओ केंद्र वाले, अब अगला एक फिर से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, एक वृत्त को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कहा गया ओ केंद्र, तो यहाँ पे ओ है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त की PA और PB, तो यहाँ से एक जो है PA और PB, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पे P है, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखा है, OAB, OAP का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ और PR स्पर्श रेखा है, इसको भी हम लोग ड्रॉ करके बढ़िया से समझ लेंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त की PQ और PR, तो यहाँ पे एक P पॉइंट है, PQ PR, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा हो तो QPR मतलब ये कोण, इस कोण का मान 80 डिग्री दिया है, तो ROQ ये कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये 90 हो गया, और ये भी यहाँ पे 90 हो गया, और ये 80 हो गया, तो 90 90 180 और 80, 180 और 80
कितना हो गया 260 और ये एक चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज के चारों कोनों को 360 होता है, 360 में 260 माइनस कर देंगे तो 100 बच जाएगा, यानी कि ये कोण जो होगा वो 100 डिग्री का होगा, यानी कि इसका 35 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, 35 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको ठीक कर लेंगे। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है या व्यास बराबर 2 त्रिज्या होता है, तो जो भी यहाँ पे दिया है उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, वो करेक्ट है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब यहाँ पे रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ है तो 14, यहाँ पे 14 लिखेंगे, 14 गुना 14 हो गया, इंटू थीटा बाई 360 और थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60। ठीक है, तो 60/360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 360 जो है यहाँ पे कटेगा, ये 6 आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे 14 गुना 14 है तो ये इससे कट जा रहा है तो 2 आएगा, ये इससे कटेगा तो 3 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 22 गुना 14/3, 22 गुना 14/3 इतना बच रहा है। इसको गुना करके देख लीजिए तो क्या आएगा, 28 तो 8 0 308/3, 308/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोणांतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, आर का मान दिया हुआ है 21 और थीटा का मान 60 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 21 गुना 21 इंटू थीटा यानी कि 60 डिग्री बटे 360। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60 और 360 कटेगा, यहाँ पे 6 आएगा, 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 से 11 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें बच गया है 11 गुना 21 और कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं बच रहा, तो 11 गुना 21 जो है कितना हो जा रहा है 231। ठीक है, 231 जो है वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 1/2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आर स्क्वायर यानी कि आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7, तो 7 गुना 7 हो गया। अब 7 को 7 से काट देंगे और ये 2 से यहाँ कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, 11 गुना 7 77 हो गया, तो 77 इसका आंसर हो जाएगा। 77 जहाँ पे है उसको टिक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 77 कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, 77/2 है तो यही होना चाहिए। एक बार फिर से इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। फॉर्मूला था, अच्छा 1/2 हमने लिया ही नहीं क्योंकि ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, जिसके चलते 77/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे ध्यान से अब देखिए कि ये जो है त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और इसकी ये जीवा है, लेकिन जीवा भी त्रिज्या के समान ही है, तो ये दोनों त्रिज्या तो समान है ही अपने आप में और ये भी बराबर है। तो ये कब होता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कोण बताना है, तो तीनों कोण बराबर मतलब 60-60-60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। इस तरह से हमने मॉडल सेट 5 का क्वेश्चन 40, टोटल क्वेश्चन 40 है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेट 1, 2, 3, 4 का आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको
चेक कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।